जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका 15वां वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सबसे लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के 5वें सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है का आधुनिक डिजिटल युग में क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। लगातार विकसित हो रहे डिजिटल संसाधनों, सेवाओं और प्रौद्योगिकी को अपनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार और बौद्धिक स्वतंत्रता के बीच क्या अंतर्निहित तनाव है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IPR सूचना के उपयोग को प्रबंधित करता है, जबकि बौद्धिक स्वतंत्रता सूचना तक अप्रतिबंधित पहुंच को बढ़ावा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कौन सा पुस्तकालय एक प्राप्तकर्ता पुस्तकालय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ्ला द्वारा प्रचारित ट्यूनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों के पुस्तकालयों के बीच साझेदारी और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना समाज की अवधारणा का ज्ञान समाज से मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सूचना समाज प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जबकि ज्ञान समाज सूचना के अनुप्रयोग और सृजन पर केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शेष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक पुस्तकालयों के वित्त पोषण के लिए संपत्ति कर जैसे अन्य करों पर लगाया गया एक अधिभार। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पुस्तकालय सेवाओं के लिए किस आधार पर वकालत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार और समानता के अधिकार पर सभी के लिए मुफ्त पहुंच। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालयों में सेंसरशिप की चुनौतियों का सामना करना और बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तकालयों पर कैसे लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पुस्तकालयों को प्रशासनिक जानकारी प्रदान करनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना विज्ञान में डेटा सूचना ज्ञान और बुद्धिमत्ता पिरामिड में ज्ञान से बुद्धिमत्ता तक जाने में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांतों को समझना और उन्हें नैतिक और व्यवहारिक निर्णय लेने के लिए लागू करना। आइए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र पश्चात यानी कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता और मीडिया साक्षरता में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूचना साक्षरता व्यापक है, जबकि मीडिया साक्षरता विशेष रूप से विभिन्न मीडिया प्रारूपों में संदेशों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी 2.0 का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता केंद्रित, सहभागी और समुदाय संचालित सेवा। अगला प्रश्न है कि मॉडल
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का मसौदा तैयार करने में किस भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन। आइए अगला प्रश्न है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दो अलग अलग मुख्य वर्गों या विषयों के बीच संबंध दिखाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि AACR2 से RDA में स्थानांतरण का एक मुख्य वैचारिक परिवर्तन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, FRBR मॉडल को अपनाना और डेटा को उपयोगकर्ता के कार्यों के आसपास संचालित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DDC में 23वें संस्करण में यदि कोई विषय दो पदानुक्रमित स्थानों पर लागू होता है तो रूल ऑफ जीरो क्या निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 या डबल जीरो वाले उप विभागों को उन विषयों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विषय के व्यापक पहलुओं को कवर करते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि MARC21 प्रारूप में टैग 300 क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक विवरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रॉक्सी और प्रेसिस में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों पूर्व संवयन अनुक्रमणिका प्रणालियाँ हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स में एक सी फ्रॉम ट्रेसिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक गैर पसंदीदा पद से पसंदीदा पद तक एक संदर्भ है। आइए अगला क्वेश्चन है कि ऑन्टोलॉजी और टैक्सोनॉमी में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी एक पदानुक्रमित वर्गीकरण है जबकि ऑन्टोलॉजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सिमेंटिक वेब और ज्ञान प्रबंधन में उपयोग है जहां गहरे अर्थ और संबंधों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल में दस्तावेजों को कैसे रैंक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी वेक्टर और दस्तावेज वेक्टर के बीच कोसाइन समानता के आधार पर। आइए अगला प्रश्न है वेब फ्रेम का विकास मुख्य रूप से किस प्रारूप को बदलने के लिए किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, MARC। आइए अगला प्रश्न है कि UDC में सहायक सारणी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य अवधारणाओं को किसी भी विषय के साथ जोड़ने के लिए जिसे विश्लेषण की अनुमति मिलती है। आइए अगला प्रश्न है कि एक कैटलॉगर एक ही काम के एक फिल्म रूपांतरण और एक उपन्यास का वर्णन कर रहा है तो FRBR मॉडल में वे दोनों किस इकाई से संबंधित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही वर्ग। चलिए अगला प्रश्न है कि सब्जेक्ट गेटवे ऑफ सर्च इंजन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट गेटवे में सूचनाओं का चयन विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न है कि श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किस प्रकार के कैटलॉगों के लिए के विषय प्रविष्टियां बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफाइड कैटलॉग। चलिए अगला प्रश्न है कि डबलिन कोर मेटाडेटा मानक का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सरल है और विभिन्न विषयों और डोमेन में व्यापक अंतर संचालनता प्रदान करता है। आइए अगला प्रश्न है कि सिमेंटिक वेब में RDF ट्रिपल में कौन से 3 घटक होते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषय विधेय वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर्टिमर टॉबे। आइए अगला क्वेश्चन है कि कैनन ऑफ एरे वर्गीकरण में क्या नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ही पदानुक्रमित स्तर पर वर्गों का क्रम। चलिए अगला प्रश्न है कि RDA में 33X फील्ड का उपयोग क्या वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामग्री, मीडिया और वाहक प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक थिसॉरस में TB यानी कि BT, NT और RT का उपयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के बीच पदानुक्रमित और साहचर्य संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना पुनर्प्राप्ति में लाइसेंस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,